Hello friends, myself Sujata Deshmukh and welcome to my YouTube channel आशा Academy. सबसे पहले जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स डाले हैं, उनके लिए अ बिग थैंक यू। ऐसे ही ये भी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो। अकाउंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको ब्रीफ में एंड सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप उसका नाम डाल दो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में किसे क्या कहा जाता है। अकाउंट में बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे और बाकी के टर्म्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो बिफोर नोइंग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वी मस्ट बी अवेयर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स। सो टर्म मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। अगर मैंने आपको पूछा डू यू नो दीज टर्म्स, LBW, पैक्सिया, सब्जेक्टिव वेलबींग, आप कहोगे LBW तो हमें पता है, ये टर्म क्रिकेट में यूज़ की जाती है, बट वी डोंट नो अबाउट द पैक्सिया एंड सब्जेक्टिव वेलबींग। एक्चुअली पैक्सिया एक मेडिकल टर्म है जिसका अर्थ है फीवर एंड सब्जेक्टिव वेलबींग ये एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसका अर्थ है हैप्पीनेस। मतलब हर एक सब्जेक्ट को लर्न करने से पहले हमें उसकी टर्म्स पता होनी चाहिए, हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। वैसे ही अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंट्स में यूज़ की जाने वाली टर्म्स पता ही रहनी चाहिए। तो आप कहोगे इज़ इट अ वेरी हार्ड टास्क? नो, मेनी ऑफ द टर्म्स वी यूज़ इन अवर रेगुलर लाइफ, लाइक मुझे इतना इनकम हुआ है, मेरा इतना खर्चा है एक्सपेंडिचर, मुझे इसमें इतना फ़ायदा हुआ प्रॉफिट, मुझे इसमें इतना नुकसान हुआ लॉस। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द टर्म्स. These are the terms we will see to transaction, goods, trading concern and not for profit concern, accounting year, assets, liabilities, contingent liability, capital, drawing. And these are the terms which we will see in my next video. So let's start. पहली हमारी अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ तो लेना एंड कुछ तो देना। ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस। सपोज मेरा बिजनेस है जिसमें मैं कुछ सेल करती हूँ, बेचती हूँ, कुछ परचेस करती हूँ, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, फ़ोन बिल पे करती हूँ, रेंट पे करती हूँ। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन मे बी ऑफ 2 टाइप्स एज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएटली आइदर वी रिसीव और वी पे कैश। मतलब सिंपल तरीके से जानना है तो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने के बाद इमीडिएटली मुझे कैश मिलती है, वरना मैं कैश पे करती हूँ। अपोजिट ऑफ दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें आई डू नॉट रिसीव इमीडिएट कैश और आई डू नॉट पे इमीडिएटली द कैश। आई विल सिंपली गिव द प्रॉमिस टू द फ्रंट पार्टी एंड यहाँ पे बायर एंड सेलर म्यूचुअली एग्री करते कि ठीक है भाई, आज नहीं, 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 1 दिन बाद आप पैसे दे सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अवर नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी ऐसी थिंग वरना प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, जिसको वो बेचता है। Take an example of mobile phone seller. He sells handset. So at that time, mobile is his goods. और भी कुछ रूल्स वरना और भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल।
Suppose he is a building contractor and he is constructing a building to sell it to the people. So what is his intention to construct a building? To sell it to the other people. So at that time, building is considered as his goods. But this is not the case in this situation or in this example. Same building contractor, if constructing a house for his own residential purpose, यहाँ पे इंटेंशन ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो सेल करना चाहता है या खुद के लिए है. सो इन दिस एग्जाम्पल he do not want to sell that building, but he is going to use that building for his own residential purpose. So at that time, that building would not be considered as his goods. सो दो चीज़ें क्या है, पहला है बिजनेसमैन उसमें डील करता है एंड दूसरा है उसे वो बेचना है. अवर नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. सो ट्रेडिंग कंसर्न, जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए रन किया जाता है, उन सारे बिजनेसेस को हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस हो वरना प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनका मेन एम है पैसे कमाना. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग कंसर्न. अपोजिट ऑफ दिस इज द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. इनका मेन एम जो होता है वो पैसे कमाना नहीं, लेकिन सोसाइटी को सर्विस देना है, सोसाइटी का कुछ पर्पस फुलफिल करना है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब. स्पोर्ट्स क्लब रन किए जाते हैं लोगों में स्पोर्ट्स एटीट्यूड डेवलप करने के लिए. सो एट दैट टाइम दैट स्पोर्ट्स क्लब इज कंसिडर्ड एज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर religious trusts, schools, colleges, government hospitals, etc. Our next term is accounting year. So accounting year मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, हमें अकाउंट्स कुछ पीरियड बाद क्लोज करके उसका रिजल्ट जानना ही पड़ता है. उसके सिवाय हमें किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वो पता नहीं चलता. सो जो भी पीरियड, जिस भी पीरियड में मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स क्लोज करती हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाती हूँ, सो उस पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है. अकाउंटिंग ईयर जनरली 12 महीने का रहता है. सो टेक एन एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को. सो अगले 12 महीने बाद मेरा बिजनेस क्लोज करूँगी, मैं मेरे अकाउंट्स क्लोज करूँगी और अकाउंट्स क्लोज करके मुझे फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है वो पता चलेगा. सो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर इज़ माय अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर के रूल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए अलग रूल है अकाउंटिंग ईयर का. नाउ पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न? सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ लोकल ग्रोसरी शॉप. लोकल ग्रोसरी शॉप में वही खुद ओनर होता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करता है, वही सारा बिजनेस मैनेज करता है. सो वन एक्ट प्ले होता है उसमें. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. एंड पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 2 वरना 2 से ज़्यादा लोग वरना ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती है कॉमन एम के लिए. वो कॉमन एम अचीव करने के लिए वो बिजनेस करती है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉटिफाई एंड ऊबर. ऊबर के हर एक कैब में स्पॉटिफाई एप्लीकेशन रन किया जाता है. उनका कॉमन एम है लोगों में पहुंचना और प्रॉफिट अर्न करना. सो जो भी सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, उनके लिए अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज करना है वरना कब स्टार्ट करना है, उसका कुछ भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब मैं कुछ मुहूर्त देख के अगर अकाउंटिंग ईयर चालू करती हूँ, शुरुआत करती हूँ, तो उसके बाद 12 महीने बाद ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाएगा. बट दिस इज़ नॉट द केस फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या होता है? अगर हमें सिंपल में देखना है तो यहाँ पे ओनर एंड मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट. ना ओनर जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस मैनेज नहीं करता, मैनेज करने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो
For every joint stock company, the end of accounting year is on a 31st March. It should be on a 31st March. तो आप कहोगे what if I started my business on 1st of January, should I close it on the 31st March of that year? The answer is yes. If you are having a joint stock company, then कभी भी आप शुरुआत करो, आपका पहला अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च को होगा, आगे फिर 1st अप्रैल टू 31st मार्च आपका अकाउंटिंग ईयर रहेगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी एसेट्स. जो भी बिजनेस करता है उनके लिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग. एसेट्स मतलब क्या है? जो भी प्रॉपर्टी वरना जो भी रिसोर्स जो बिजनेस की है, बिजनेस के ओनरशिप की है. मतलब टेक एन एग्जांपल ऑफ मेरे बिजनेस की बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस में कंप्यूटर है, मेरे बिजनेस के लिए एक वैन भी यूज़ करती हूँ मैं. So all these are my assets. Now assets may be further categorized as fixed asset, current assets and vesting asset. So पहले देखते हैं हम fixed assets. Fixed asset criteria मतलब कोई asset fixed asset है या नहीं, ये देखने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. पहला है whether that asset is giving a benefit for more than 1 year to me. कोई भी एसेट जिसका फ़ायदा मैं 1 साल से ज़्यादा ले सकती हूँ उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, वंस आई परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर माय बिजनेस, देन दैट बिल्डिंग एडवांटेज आई कैन टेक फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years एट लीस्ट. हर साल मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करती, मतलब जिसका फ़ायदा मुझे 1 साल से ज़्यादा होता है उसे मैं फिक्स्ड एसेट कहूँगी. वैसे ही जो एसेट सेल करने के लिए नहीं बनाई जाती, जो एसेट बिजनेस का फंक्शन स्मूथ करने के लिए बनाई जाती है वरना परचेस की जाती है, उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं. टेक एग्जांपल ऑफ मशीनरी. व्हाई वी यूज मशीनरी इन अ बिजनेस? टू हैविंग द स्मूथ प्रोडक्शन और टू हैविंग द लार्ज प्रोडक्शन. सो एट दैट टाइम मैंने मशीनरी बनाई वरना परचेस की, सेल करने के हिसाब से नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस में उसका फ़ायदा हो इसीलिए. सो जो भी आपको 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देती है, जो लॉन्ग टर्म रहती है और जो आप सेल करने के लिए नहीं परचेस करते वरना प्रोड्यूस करते, उन सारे एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट कहते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है और वैन है. सो ऑल दीज आर द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट. Fixed asset is further divided into two types, that is the intangible asset and tangible asset. Now intangible मतलब क्या होता है? जो asset मैं देख नहीं सकती वरना जो asset मैं टच नहीं कर सकती, that asset can be considered as a intangible asset. So take an example of Chitre Bandhu. This brand is very much popular. Now इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही उनको नए प्रोडक्ट सेल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती. सो उसे अकाउंटिंग में गुडविल कहा जाता है. सो गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, वरना गुडविल यहाँ पे रखी है, वहाँ पे रखी है, हम ऐसा नहीं कह सकते. सो गुडविल इज़ ए इनटेंजिबल एसेट, फिर भी वो चित्रे बंधु को फ़ायदा देती है. अपोजिट ऑफ दिस इज़ द टेंजिबल एसेट विच वी कैन सी एंड विच वी कैन टच, or to which we can touch. Like take an example of furniture. We can see the furniture, we can touch to the furniture. So furniture is my tangible fixed asset. Our next asset is current asset, also known as the circulating asset or floating asset. So opposite of the fixed asset, current asset is there. What do you mean by current asset? जिसका फ़ायदा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ले सकती हूँ एंड जिसे मैं कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ. टेक फॉर एग्जांपल, मैंने रेंट अगर पे किया एडवांस में 2 महीने का वरना 6 महीने का, सो उसका फ़ायदा मैं 1 साल के अंदर ही ले सकती हूँ. स्टॉक मतलब जो मेरे गुड्स मैं जो बेचती हूँ वो मेरे पास है, तो वो मैं बेचने के बाद मुझे पैसे मिलते हैं.
सो दो चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, जिसका फ़ायदा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ले सकती हूँ, और जो कैश में इजीली कन्वर्ट किया जाता है उसे हम करंट एसेट कहते हैं। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल लाइक कैश, स्टॉक, बैंक में जो हमारे बिजनेस का बैलेंस है, दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट एसेट। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट। ये एसेट बहुत बार बहुत जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम दी जाती है, बट दिस इज द टाइप ऑफ द एसेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग एसेट? जो एसेट प्रोडक्शन में यूज करने के बाद वो एग्जिस्टेंस उसका खो देती है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कोल माइन। जैसे ही मैं उससे कोल निकालती हूँ, कोल माइन उसका एग्जिस्टेंस लूज करती है, सो उसे हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं। और जो एसेट टाइम पीरियड के साथ ख़त्म हो जाती है, हु लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस एज पर द टाइम्स लैप्स। सो क्या है? ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग एसेट ऑफ सच टाइप इज द कॉपीराइट एंड पेटेंट। कॉपीराइट मतलब क्या होता है? सपोज आई एम द ऑथर ऑफ सम बुक एंड मैंने किसी पब्लिशर को अगले 5 सालों के लिए उसकी कॉपी बना के बेचने का राइट दिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉपीराइट। सो जैसे जैसे 5 साल ख़त्म होते हैं, उस पब्लिशर का जो एसेट है, ये जो कॉपीराइट की एसेट है, वो ख़त्म होते चलती है। वैसे ही पेटेंट है। पेटेंट इज़ अ राइट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग। सपोज कोई स्पेसिफिक फार्मूला लेके मैंने कोई चीज़ बनाई है और उसे कोई डुप्लीकेट ना करे, इसीलिए मैंने अगले 10 सालों तक मेरे नाम पे वो रिजर्व किया है। सो जैसे जैसे 10 साल ख़त्म होते चलते हैं, आपकी ये एसेट वैनिश होते जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टिंग एसेट। एज इम्पोर्टेंट एज द एसेट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज सिंपल में मतलब देना। जो भी बिजनेस को दूसरों को देना होता है, वट एवर द थिंग्स द बिजनेस ओड, दैट इज कॉल्ड एज द लाइबिलिटीज। हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज, लाइक टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, बिल्स जिसको देना है उसको देते हैं, डेब्ट्स जिससे उधार कुछ लिया है तो हम उसको देते हैं। So liabilities are having the types. First one is the fixed liability, also called as the long-term liability, and another one is the current liability, also called as the short-term liability. So पहले देखते हैं fixed liability. नाम में ही है, that liabilities which are payable for more than 1 year, जो 1 साल से ज़्यादा हम देते हैं उसे हम fixed liabilities कहते हैं। For example, हाउसिंग जो लोन है, वरना एजुकेशनल लोन है, कार लोन है, हम उन्हें 1 साल से ज़्यादा पे करते हैं। सो ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज अवर फिक्स लाइबिलिटी। अपोजिट ऑफ दिस इज द करंट लाइबिलिटी, मतलब जो देना हम 1 साल के अंदर वरना ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक देते हैं उसे हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। द सिंपल एग्जाम्पल्स आर फोन बिल, लाइट बिल, रेंट, कार बिल। All these we have to pay within a 1 year, or maximum we can pay it for 1 year. So that is called as the current liability or short term liability. Our next term is contingent liability. आप कहोगे लाइबिलिटी है तो इज इट अ लाइबिलिटी? एक्चुअली इसमें ही इसकी खासियत है। अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज नॉट एक्चुअली अ लाइबिलिटी इन अ प्रेजेंट, but it may or may not be a liability in the future. Take one example. Suppose one of the employee of my company filed a case against my company and that case is going in the court. अभी उसने कंपनसेशन फाइल किया है मेरी कंपनी के अगेंस्ट। सो कोर्ट ने अगर उस एम्प्लॉय के फेवर में रिजल्ट दिया, so at that time I am liable to pay to that employee. मतलब it may arise or it is depend upon the court's decision. अगर कोर्ट ने मेरे फेवर में रिजल्ट दिया, so no liability is there, I am not liable to pay anything to that employee. So जो भी liability which may or may not arise or which is totally depend upon the future condition, that is called as the contingent liability. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कभी भी टोटल में नहीं ली जाती, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्चुअली
अ लाइबिलिटी एट अ प्रेजेंट, लेकिन उसे फुटनोट में दिखाया जाता है जिससे इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को पता चले कि भाई ये बिजनेस फ्यूचर में इतना देना उसको पड़ सकता है। Our next term is capital. Now, with a simple example, we can understand the meaning of capital. Suppose he is one individual and he has the cash with him and also cash worth. Cash worth मतलब उसके पास बिल्डिंग है, स्पेस है बिजनेस रन करने के लिए, मशीनरी है उसके पास, वरना वैन है, कंप्यूटर है उसके पास, and whatever he is having with himself, he invested that in a business which he want to start. So at that time, whatever the investment a owner do in a business is called as a capital. अगर हमें उसे और एडवांस में देखना है, सो जो भी बिजनेस में ओनर का देना है, ओनर को देना है, that is called as the capital. Capital can be calculated with a simple formula, that is total assets minus external liabilities. नाउ आप कहोगे एसेट तो हमें पता चली, बट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब ओनर छोड़ के जो बाहर वालों का देना होता है, दैट इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जब बाहर वालों का देना मैं मेरी टोटल एसेट से डिडक्ट करती हूँ, सो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। आवर नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग. So again we will consider one simple example. Suppose he is a businessman and he is having a business of supermarket. उसका खुद का supermarket है. What he did, he taken some of the goods from the supermarket for his personal use. उसने खुद के personal use के लिए supermarket से कुछ goods निकाले हैं. So at that time that withdrawn goods is considered as a drawing. सो सिंपल में हम कह सकते हैं ड्राइंग मीन्स कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्सनल और डोमेस्टिक यूज. So with this information, I have some tasks to do to you. So I have a confidence that you can definitely do this. So some of the pictures I given in this slide, and you have to recognize what the terminologies of accounts they shows, and whatever the terminologies you get, आप वो मेरे कमेंट बॉक्स पे उसके नंबर के साथ ज़रूर डाल दो. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स दे दो, सब्सक्राइब करो.